हाँ तो बच्चों टॉपिक है अपना घाव यानी कि वुंड। अब यहाँ बात आती है कि घाव का मतलब क्या होता है। घाव का मतलब अगर हम परिभाषा की बात करें तो घाव का मतलब मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना। मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना। मुलायम ऊतक यानी कि सॉफ्ट टिश्यू। अब सॉफ्ट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, क्या बोल रहे हैं हम परिभाषा। घाव का क्या मतलब है, मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना। मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनकी कंटिन्यूटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई, उसको हम बोलते हैं घाव है। जैसे कोई ऑल पेन है उससे आपने इस तरीके से खरोंच दिया है, ये भी क्या है, घाव है। ठीक है, तो मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना यानी कि सॉफ्ट टिश्यू की कंटिन्यूटी का ब्रेक होना। अब सॉफ्ट टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं, त्वचा, स्किन हो सकती है, फेसिया हो सकती है, मांसपेशियां हो सकती हैं। ठीक है, अब परिभाषा दो तरीके से पूछी जा सकती है एग्जाम में कि मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना कहलाता है घाव, ये भी आता है एग्जाम में। या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि त्वचा की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है, घाव। मांसपेशी की निरंतरता का भंग होना भी क्या कहलाता है, घाव। और फेशिया की निरंतरता का भंग होना भी क्या कहलाता है, घाव। ठीक है, तो यहां पर दो परिभाषाएं बन सकती हैं कि मुलायम ऊतकों की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी का ब्रेक होना घाव कहलाता है, या त्वचा की निरंतरता का भंग होना भी क्या कहलाता है, घाव कहलाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि त्वचा तो इंटैक्ट है यानी कि त्वचा में कोई भी कटफट नहीं लगा है और फिर घाव नहीं हो, यह भी कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना। हो सकता है मांसपेशी अंदर से नष्ट हो जाए, अंदर के टिश्यू नष्ट हो जाएं, लेकिन त्वचा कैसी हो, इंटैक्ट हो, त्वचा में बिल्कुल कांट छांट नहीं आए, उसको भी हम क्या बोलेंगे, घाव। जैसे बहुत जोर से मुक्का मारा किसी में, ठीक है, अब त्वचा तो फटेगी नहीं लेकिन अंदर के जो टिश्यू हैं वो नष्ट हो सकते हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, घाव ही बोलेंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं मुलायम ऊतकों की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है, घाव। अब मुलायम ऊतकों में त्वचा भी हो सकती है, फेशिया भी हो सकती है, मांसपेशी भी हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है घाव के प्रकार। ठीक है, तो दो प्रकार के घाव होते हैं मेनली, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो देखिए, क्लोज्ड वुंड और ओपन वुंड। हाँ, क्लोज वुंड और ओपन वुंड। क्लोज का तो क्या मतलब है, बंद घाव जो है। ठीक है, ओपन का मतलब घाव कैसा है, खुला। बेसिक अंतर क्या है, क्लोज वुंड जितने भी होंगे उसमें क्या होगा, त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होगी, त्वचा वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन त्वचा के नीचे के जो ऊतक हैं, त्वचा के नीचे के जो ऊतक हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज वुंड। यानी कि त्वचा कैसी है, इंटैक्ट है, त्वचा की निरंतरता भंग नहीं हुई है, त्वचा के नीचे के ऊतक नष्ट हो गए हैं, इसको हम बोलेंगे क्लोज वुंड, क्योंकि बाहर से आपको घाव दिखाई नहीं दे रहा है। ओपन वुंड किसको बोलेंगे, ओपन वुंड का मतलब है त्वचा की निरंतरता क्या हो गई है, भंग हो गई है, मतलब त्वचा आपको कटी फटी दिख रही है ऊपर से। ठीक है, त्वचा की निरंतरता भंग हुई, हो सकता है इसके नीचे की फेसिया भी रप्चर हुई हो सकता है इसके नीचे की मांसपेशी भी रप्चर हुई हो सकता है इसके नीचे के टिश्यू ऊतक भी नष्ट हुए हों। ठीक है, इस सब को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, ओपन वुंड। लेकिन ओपन वुंड और क्लोज वुंड में जो मेन डिफरेंस है, मेन अंतर है, वो क्या है कि क्लोज वुंड में त्वचा इंटैक्ट रहेगी, यानी कि त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होगी, त्वचा वैसी की वैसी बनी रहेगी, बस उसके नीचे के जो ऊतक हैं वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भी क्या बोल रहे हैं इसको, वुंड।
और ओपन वुंड में क्या होगा, त्वचा की ही निरंतरता भंग हो जाएगी। उसके नीचे के ऊतक नष्ट होते नहीं होते वो बाद की बात है, लेकिन त्वचा की निरंतरता क्या हो जाएगी, भंग। किसमें, ओपन वुंड में। और त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होती है किसमें, क्लोज वुंड में। एग्जाम्पल की बात करें, इनको ओपन वुंड को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं क्लोज वुंड। क्लोज वुंड में कंटूजन, पहला पॉइंट हो गया कंटूजन, दूसरा हो गया ब्रूइसेस, और तीसरा हो गया हेमेटोमा। हेमेटोमा। अब इन तीनों में जो समानता होगी वो क्या होगी, त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होगी, नीचे के ऊतक क्या होंगे, नष्ट होंगे। ये तीनों एग्जाम्पल हो गए किसके, क्लोज वुंड के। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कंटूजन की। कंटूजन का क्या मतलब होता है, किसी भी भौंटे हथियार से यानी कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से जोर से आपने प्रहार किया शरीर के ऊपर, तो त्वचा की निरंतरता तो भंग हुई नहीं, लेकिन उसके नीचे के ऊतक नष्ट हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, कंटूजन। जैसे जोर से मुक्का मारा, कई बार कुछ आदमियों को देखा होगा भयंकर पिट के आते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आंख जो है ना वो बिल्कुल ऐसे सूज जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कंटूजन। कंटूजन का मतलब हो गया कि किसी भौंटे हथियार से यानी कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से, ब्लंट ऑब्जेक्ट के प्रहार से त्वचा के नीचे के ऊतक नष्ट हो गए हैं, त्वचा नष्ट नहीं हुई है, उसको हम बोलेंगे कंटूजन। क्या बोलेंगे भाई, कंटूजन। सेकंड है ब्रूइसेस। ब्रूइसेस क्या होती है, ब्रूइसेस जो है वो माइल्ड डिग्री होती है कंटूजन की। मतलब कंटूजन तो हो रहा है लेकिन हल्का कंटूजन है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रूइसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं नील पड़ना। ब्रूइसेस को समझ रहे हो आप, नील पड़ जाती है ना, पिट के आता है जब आदमी, ठीक है। तो ब्रूइसेस कंटूजन और ब्रूइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंटूजन में तो क्या है, भौंटे हथियार से प्रहार किया तो त्वचा तो कटेगी नहीं, लेकिन उसके नीचे के ऊतक क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कंटूजन। ब्रूइसेस क्या है, ये माइल्ड डिग्री का कंटूजन है, मतलब हल्का कंटूजन क्या कहलाता है, ब्रूइसेस कहलाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, नील पड़ना। तो होता क्या है इसमें, ब्रूइसेस में जो कैपिलरी होती हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज में क्या बह रहा है, रक्त, ये कैपिलरीज क्या हो जाती हैं, नष्ट। और कैपिलरीज नष्ट होने की वजह से जो त्वचा का रंग है, त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्लू, यानी कि नील पड़ जाएगी। त्वचा का रंग कैसा हो गया, रेडिश ब्लू। किसकी वजह से हुआ, कैपिलरी नष्ट होने की वजह से। त्वचा नष्ट नहीं हुई है, कैपिलरी नष्ट हुई है, जिसकी वजह से नील पड़ गई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रूइसेस। तो ब्रूइसेस भी क्या है, एक प्रकार का हल्का कंटूजन है। लास्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें हेमेटोमा। ये नाम से ही पता चल रहा है, हीम आ रहा है, इसका मतलब रक्त से संबंधित है। हेमेटोमा का मतलब होता है त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे रक्त का इकट्ठा होना, त्वचा के नीचे रक्त का इकट्ठा होना, इसको हम बोलते हैं हेमेटोमा। जैसे आप किवाड़ बंद कर रहे हो और उसके अंदर उंगली आ जाए माना, ठीक है, तो आपने देखा होगा रक्त त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाता है। वो किसकी वजह से हो रहा है, सतही सिरा नष्ट होने की वजह से। जो सुपरफिशियल वेन है वो रप्चर होंगी और रक्त निकलेगा और रक्त त्वचा के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेमेटोमा, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, क्लोज वुंड के। इन तीनों के अंदर त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होगी, नीचे के ऊतक नष्ट हो रहे हैं, भौंटे हथियार की वजह से हो रहा है, कंटूजन बोलेंगे। हल्का कंटूजन है तो क्या बोलेंगे, ब्रूइसेस। इसमें कैपिलरी नष्ट होती है तो उसकी वजह से त्वचा का रंग रेडिश ब्लू हो जाता है। हेमेटोमा में क्या हो रहा है, सतही सिरा नष्ट हो रही हैं, और सतही सिरा नष्ट होने की वजह से त्वचा के नीचे रक्त क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोमा। इस हेमेटोमा का एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है ओरल हेमेटोमा। ओरल हेमेटोमा, ये ओरल हेमेटोमा होता है कान के अंदर, और मेनली किस में देखने को मिलता है, कुत्ते में। कुत्ते को देखोगा, कुत्ता जोर से कान फड़फड़ाता है
तो जोर से कान फड़फड़ाता है तो क्या होता है, जो सुपरफिशियल वेन है वो रप्चर हो जाती हैं कई बार, और ये रक्त जो है वो ईयर फ्लैप के अंदर, कान के अंदर इकट्ठा हो जाएगा रक्त, जिसको हम बोलते हैं ओरल हेमेटोमा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है भाई। ओरल हेमेटोमा, रक्त इकट्ठा कहाँ होगा ओरल हेमेटोमा में? कान के फ्लैप में, ईयर फ्लैप में। और किस में होता है जनरली? कुत्तों में, क्योंकि कान फड़फड़ाने की आदत ज़्यादा किस में होती है? कुत्तों में होती है। ठीक है, तो ओरल हेमेटोमा पूछा जा सकता है आपसे। ओरल हेमेटोमा के अंदर रक्त इकट्ठा कहाँ होता है? ईयर फ्लैप में, कान के अंदर, और ये मेनली किस में देखने को मिलता है? कुत्ते में। और इसका रीजन क्या है? जोर से कान फड़फड़ाने की वजह से कई बार क्या हो जाता है, जो सुपरफिशियल वेन है वो रप्चर हो जाती हैं, जो सिराएं वो रप्चर हो जाती हैं कान की, और रक्त जो है वो इकट्ठा हो जाता है त्वचा के नीचे। ठीक है, तो ये हो गए कंटूजन, ब्रूसेस और हेमेटोमा। ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्लोज वुंड के। ओपन वुंड अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं भाई ओपन वुंड या एक्सटर्नल वुंड। अच्छा, घाव दो प्रकार के पढ़े थे हमने। सबसे पहले पढ़ा था क्लोज वुंड, और दूसरा पढ़ रहे हैं हम ओपन वुंड। क्लोज वुंड को क्या बोलते हैं? इंटरनल वुंड, यानी कि अंदर के ऊतक नष्ट होते हैं, त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होती है, तो जो गड़बड़ी हो रही है वो अंदर हो रही है, इसलिए इंटरनल वुंड बोलते हैं किसको? क्लोज वुंड को। और एक्सटर्नल वुंड किसको बोल रहे हैं? ओपन को। एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि त्वचा की निरंतरता ही क्या हो गई है? भंग हो गई है, इसलिए ओपन वुंड को ही क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल वुंड। अब ओपन वुंड की परिभाषा तो हमने पढ़ चुके हैं, त्वचा की निरंतरता का भंग होना क्या कहलाएगा? ओपन वुंड। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया इंसाइज वुंड। इंसाइज्ड वुंड नाम से पता चल रहा है। इंसीजन, इंसीजन का मतलब होता है चीरा लगाना। ठीक है, इंसाइज वुंड किसकी वजह से हो सकता है? जैसे आप शेविंग कर रहे हैं, हाँ, रेजर जो है थोड़ा टेढ़ा चल गया, कट लग गया। ठीक है, या फिर आप इंसीजन लगा रहे हो, चीरा लगा रहे हो स्केलपल से या नाइफ से या किसी की वजह से, तो उस वजह से क्या हो रहा है? इंसीजन हो रहा है, चीरा लग रहा है। ठीक है, तो कैसा घाव बनेगा? इंसाइज वुंड। तो इंसाइज वुंड में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बनेगा किससे? धारदार हथियार से। और हथियार का मतलब यही नहीं है गोले, बंदूक, पिस्टल विस्टल, यही नहीं है सिर्फ। हथियार वो है जो समय पर काम आ जाए। ठीक है ना? हाँ, जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर तो हथियार की तरह कैसे काम आएगा, लेकिन रोकने के लिए ऐसे कर सकते हैं इंसान के अंदर। ठीक है, तो धारदार हथियार से बनने वाला घाव जिसकी परिधि नियमित हो और स्पष्ट हो, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। धारदार हथियार से बनने वाला घाव जिसकी परिधि नियमित हो और स्पष्ट हो, यानी कि जब स्केलपल से या ब्लेड से चीरा आप लगाएंगे तो चीरा ऐसे ही लगेगा या ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे नहीं लगेगा चीरा। ठीक है, तो घाव की परिधि कैसी है? बिल्कुल नियमित है। और कैसी है? स्पष्ट है। और किससे लग रहा है? धारदार हथियार की वजह से। तो इनसाइज वुंड किसकी वजह से? रेजर की वजह से आप शेविंग कर रहे हैं, स्केलपल से हो सकता है, नाइफ से हो सकता है, चाकू से हो सकता है। ठीक है, ब्लेड से हो सकता है। ये सब क्या है? इनसाइज वुंड है। सेकंड हम बात करेंगे लेसरेटेड वुंड। सेकंड हम बात करेंगे लेसरेटेड वुंड की। लेसरेटेड वुंड क्या है? जैसे कटीले तार होते हैं, गांव में फेंसिंग करके रखते हैं ना, बाड़ाबंदी करके रखते हैं खेत की। ठीक है, तो लेसरेटेड वुंड कटीले तारों से या कटीली झाड़ियों से बनने वाला घाव जिसकी परिधि कैसी होगी? घाव किससे बन रहा है? कटीले तारों से या कटीली झाड़ियों से। हाँ, कटीली झाड़ियों के ऊपर इंसान को धक्का दे दिया है तो कहीं से भी कटफट लगेगा। इसी तरीके से कटीले तारों के ऊपर जानवर गिर गया है तो शरीर में कटफट कहीं भी लगेगा। ठीक है, तो कटीले तारों से या कटीली झाड़ियों से बनने वाला घाव जिसकी परिधि कैसी होगी? अनियमित होगी। अनियमित होगी और कैसी होगी? अस्पष्ट होगी, या हम ये कह सकते हैं अनियमित होगी या कटी फटी होगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लेसरेटेड वुंड। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये पहले कि कटीले तारों से या कटीली झाड़ियों से बनने वाला घाव
जिसकी परिधि अनियमित हो या कटी फटी हो क्या कहलाता है? लैसरेटेड वुंड। मतलब इस तरीके से कैसे भी घाव बनेगा, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? लैसरेटेड वुंड। तो दो हो गए। अगर परिधि नियमित है और धारदार हथियार से बन रहा है, परिधि नियमित है, स्पष्ट है, तो इंसाइज वुंड। और परिधि कैसी है? अनियमित है और कटी फटी है और कटीले तारों से बन रहा है, कटीली झाड़ियों से बन रहा है, तो क्या बोलेंगे? लैसरेटेड वुंड। नेक्स्ट, इसके बाद बात आती है पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड का क्या मतलब है? लंबे नुकीले हथियार से, लंबे नुकीले हथियार से जैसे लंबा चाकू है, हैं, और इस तरीके से पेट के अंदर घुसेड़ दिया है, ठीक है, तो लंबे नुकीले हथियार से बनने वाला घाव जिसकी वजह से संक्रमण जो है वो शरीर की गुहाओं तक पहुंच जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेनिट्रेटिंग वुंड। लंबे नुकीले हथियार से बनने वाला घाव जिसके अंदर शरीर के गुहाओं तक संक्रमण पहुंच जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड का एक एग्जांपल है गोर्ड वुंड। गोर्ड वुंड जैसे जानवर को आप छेड़ रहे हो, ठीक है, और जानवर ने आपके पेट के अंदर सींग घुसेड़ के ऊपर उठा दिया आपको, ठीक है, तो जानवर के सींगों से बनने वाला जो घाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गोर्ड वुंड, ठीक है। तो इनसाइज वुंड हो गया धारदार हथियार से, ठीक है, जिसकी परिधि नियमित और स्पष्ट हो। लैसरेटेड, कटीले तारों से, कटीली झाड़ियों से, जिसकी परिधि अनियमित होगी, अस्पष्ट होगी, ठीक है, कटी फटी होगी। और पेनिट्रेटिंग वुंड, लंबे नुकीले हथियार से। संक्रमण कहाँ तक पहुंच गया है? बॉडी की कैविटीज तक। इसका एग्जाम्पल है गोर्ड वुंड। आपसे पूछा जाए गोर्ड वुंड किसका एग्जाम्पल है? पेनिट्रेटिंग का। किससे बनता है? जानवर के सींगों से, ठीक है, पेनिट्रेटिंग हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचर्ड वुंड। पंचर्ड वुंड, पंचर्ड वुंड का क्या मतलब है? हथियार तो कैसा है? नुकीला है, लेकिन कैसा है? छोटा। छोटे नुकीले हथियार से बनने वाला घाव क्या कहलाएगा? पंचर्ड वुंड। जैसे आपके पास पेन है, ठीक है, और आप उससे बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन पेन को घुसेड़ दिया आपने, ठीक है, तो उससे क्या होगा? छोटे नुकीले हथियार से बनने वाला घाव क्या कहलाता है? पंचर्ड वुंड। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? किसी कील की वजह से, हैं, या छोटे नुकीले हथियार से बनने वाला घाव क्या कहलाता है? पंचर्ड वुंड। और लंबे नुकीले हथियार से बनने वाला घाव क्या कहलाता है? पेनिट्रेटिंग वुंड। और पेनिट्रेटिंग वुंड का एग्जाम्पल एक है गोर्ड वुंड, जो जानवर के सींगों से बनता है। 4 ये हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे परफोरेटिंग वुंड। परफोरेटिंग वुंड का क्या मतलब है? परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब होता है छिद्र, मतलब शरीर के आर पार बनने वाला घाव। परफोरेटिंग वुंड। परफोरेटिंग वुंड का क्या मतलब है? परफोरेशन का मतलब होता है छिद्र, तो शरीर के आर पार बनने वाला घाव क्या कहलाएगा? परफोरेटिंग वुंड। अब आर पार होगा तो उसमें 2 छिद्र होंगे। कितने छिद्र होंगे? 2। पहला तो होगा प्रवेश का और दूसरा होगा निकासी का। जैसे आगे आगे एक ट्रक चल रहा है, पीछे से आप बाइक से चल रहे हो, ठीक है, अब ट्रक में सरिया है, सरिया निकल के आए और आपकी बॉडी से आर पार निकल गए, ठीक है, तो एक तो एंट्री पॉइंट होगा, एक एग्जिट पॉइंट होगा, तो आर पार बनने वाला घाव क्या कहलाता है? परफोरेटिंग वुंड। परफोरेशन का क्या मतलब होता है? छिद्र होना। इसी प्रकार का एक होता है गन शॉट वुंड। ये नाम से ही पता चल रहा है, हाँ, गन शॉट वुंड मतलब बंदूक की गोली से, ठीक है, गोली की वजह से, फायर आर्म की वजह से, गोली की वजह से। अब गोली जब निकलेगी शरीर में, उसमें भी जनरली 2 ही छिद्र होते हैं, ठीक है, 2 छिद्र होते हैं, एक तो एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। गोली के अंदर जो एंट्री पॉइंट होता है वो तो कैसा रहता है? स्मॉल, छोटा रहता है, क्योंकि गोली अंदर घुसेगी और निकलेगी जब
चीर फाड़ मचाती हुई, तो ये कैसा रहता है, बड़ा रहता है, निकासी का छिद्र। ठीक है। परफोरेटिंग वुंड हो गया, गन शॉट हो गया। परफोरेटिंग तो शरीर के आर पार बनने वाला घाव परफोरेटिंग वुंड कहलाता है। 2 छिद्र होते हैं, प्रवेश के लिए, निकासी के लिए। गन शॉट वुंड बंदूक की गोली की वजह से 2 छिद्र होंगे, प्रवेश का छोटा होगा, निकासी का छिद्र जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, गन शॉट वुंड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरुलेंट वुंड की। वायरुलेंट वुंड वायरुलेंट वुंड किसकी वजह से होगा, कोई भी विषाणु है या कोई जीवाणु है, उसके संक्रमण की वजह से, विषाणु या जीवाणु के संक्रमण की वजह से अगर वेसिकल बनती है या पिस्चूल बनता है, ठीक है, छालेनुमा आकृति बन जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वायरुलेंट वुंड। एग्जाम्पल जैसे एफएमडी के अंदर, एफएमडी वायरस के अंदर वेसिकल बनते हैं, छाले बनते हैं, खुरपका मुंह पका बोलते हैं हम, खुर पक गया मुंह भी पक गया। ठीक है, तो उसके अंदर वेसिकल फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बोलेंगे, वायरुलेंट वुंड। तो वायरुलेंट वुंड का मतलब हो गया किसी विषाणु या जीवाणु के संक्रमण की वजह से वेसिकल या पिस्चूल बनना, क्या कहलाता है, वायरुलेंट वुंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइजन वुंड। पॉइजन वुंड का क्या मतलब है, पॉइजन वुंड का मतलब है किसी जहरीले कीड़े के काटने से। कोई जहरीला कीड़ा काट गया है या सांप काट गया है या किसी विषाक्त पदार्थ की वजह से, टॉक्सिन की वजह से। ठीक है, तो पॉइजन वुंड क्या हो गया, किसी जहरीले कीड़े के या जहरीले सांप के काटने से कैसा वुंड बनेगा, पॉइजन वुंड। ठीक है। नेक्स्ट ये सब क्या चल रहे हैं भाई, ओपन वुंड चल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्रेजन और एवल्जन। एब्रेजन का क्या मतलब है, कई बार खरोंच लग जाती है ना, खरोंच, उस खरोंच की वजह से त्वचा की ऊपर की जो लेयर है वो हट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रेजन। एक होता है एब्रेजन, एक होता है एवल्जन। एब्रेजन का क्या मतलब है, किसी खरोंच की वजह से, खरोंच यानी कि फ्रिक्शन की वजह से, जैसे इस तरीके से आप कर रहे हो, यूं खरोंच दिया आपने तो त्वचा की ऊपरी परत जो है वो हट गई है। खरोंच की वजह से त्वचा की ऊपरी परत का हट जाना क्या कहलाता है, एब्रेजन वुंड। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्रिक्शन की वजह से या खरोंच की वजह से त्वचा की ऊपरी परत का हट जाना क्या कहलाता है, एब्रेजन। एक होता है एवल्जन। एवल्जन का मतलब होता है जैसे सींग है या जानवर के खुर हैं, सींग या खुर का हट जाना, निकल जाना, सींग या खुर का हट जाना या निकल जाना शरीर से, उसकी वजह से क्या होगा, इस वुंड के अंदर ऊतकों की वास्तविक हानि होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एक्चुअल लॉस होता है इसमें टिश्यू का, क्योंकि क्या हो रहा है, सींग का जो खोल है वो बाहर आ रहा है या खुर जो है वो अलग हो गया है शरीर से। तो सींग का या खुर का शरीर से अलग हो जाना या हट जाना क्या कहलाता है, एवल्जन। और इस एवल्जन वुंड के अंदर ऊतकों की वास्तविक हानि होती है। नेक्स्ट एसेप्टिक वुंड और कंटामिनेटेड वुंड। एसेप्टिक वुंड, एक होता है कंटामिनेटेड वुंड। एसेप्टिक वुंड का क्या मतलब है, सर्जरी करते समय, सर्जरी आप कर रहे हो तो जो घाव आप खुद बना रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेप्टिक वुंड। सर्जरी करते समय जो घाव आप बना रहे हो, ठीक है, सर्जरी के समय, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेप्टिक वुंड। और एसेप्सिस का क्या मतलब होता है कि इसमें संक्रमण बिल्कुल नहीं होता, संक्रमण इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। एसेप्टिक वुंड के अलावा जितने भी घाव होते हैं उनमें कहीं ना कहीं संक्रमण होता है। संक्रमण मतलब सूक्ष्म जीव रहते हैं,
उन सभी घावों को हम क्या बोलेंगे? कंटामिनेटेड वुंड। यानी कि वो सभी घाव जो जिनके अंदर संक्रमण रहता है, यानी कि सूक्ष्म जीव रहते हैं, उन सभी को क्या बोलेंगे हम? कंटामिनेटेड वुंड। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर्जरी के समय जो जो घाव क्रिएट किया जा रहा है उसको तो हम क्या बोलते हैं? एसेप्टिक, क्योंकि वहाँ संक्रमण नहीं रहता। हम बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी घाव हैं वो सब क्या होते हैं? कंटामिनेटेड होते हैं, वहाँ संक्रमण होता है। ठीक है, तो उन सभी घावों को क्या बोलेंगे हम? कंटामिनेटेड वुंड। नेक्स्ट बात आती है ग्रेनुलेटिंग वुंड की। ग्रेनुलेटिंग वुंड और अल्सरेटिंग वुंड। ये डिपेंड करता है कि घाव कितना जल्दी सही हो रहा है इसके ऊपर। अगर घाव के सही होने की यानी कि हीलिंग की टेंडेंसी है उसको हम बोलेंगे ग्रेनुलेटिंग वुंड, और घाव के हील होने की टेंडेंसी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्सरेटिंग वुंड। ठीक है, समझ में आ गया? जो घाव सही होने की क्षमता रखता है उसको हम बोलेंगे ग्रेनुलेटिंग वुंड, जो सही नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्सरेटिंग वुंड। तो ये तो हो गए ओपन वुंड या एक्सटर्नल वुंड के प्रकार। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए रेबीज वुंड। रेबिड एनिमल काट लेता है, यानी कि डॉग भी हो सकता है, कोई और एनिमल हो सकता है, वो अगर काट लेता है तो घाव बन रहा है। ठीक है, तो रेबिड एनिमल के काटने से जो घाव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेबीज वुंड। रेबीज वुंड के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है वो क्या है? पहली बात तो साबुन के घोल से साफ करना है। घाव को साबुन के घोल से साफ करना है। क्यों साफ करना है? क्योंकि डिटर्जेंट के लिए रेबीज का वायरस फ्रेजाइल होता है, यानी कि डिटर्जेंट जो है वो रेबीज के वायरस को नष्ट कर देता है। तो साफ करते समय हल्दी, नींबू, अदरक, लहसुन, ठीक है, नमक, मिर्ची, धनिया, ये नहीं डालना है। किससे साफ करना है? साबुन के घोल से। साबुन के घोल से क्यों साफ कर रहे हैं? क्योंकि साबुन के घोल के लिए, डिटर्जेंट के लिए रेबीज का वायरस फ्रेजाइल होता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, कभी भी रेबीज के वुंड में सूचर नहीं लगाते हैं। ये दो पॉइंट याद रखने हैं। तो रेबीज वुंड क्या हो गया? रेबिड एनिमल के काटने से जो घाव बनता है उसको रेबीज वुंड बोलते हैं। साबुन के घोल से साफ करना है क्योंकि रेबीज का वायरस फ्रेजाइल होता है, और सूचर नहीं लगाने हैं। दूसरा पॉइंट, रेबीज वुंड हो गया। मैगट वुंड। मैगट वुंड, मैगट किसको बोलते हैं? मक्खी के लार्वा को। मक्खी के लार्वा को क्या बोलते हैं हम? मैगट। ठीक है, तो मक्खी के लार्वा से जो वुंड हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मैगट वुंड। मैगट वुंड जनरली कहाँ होता है? नीचे, पैरों के अंदर, खुर के अंदर। ठीक है, तो मैगट वुंड जो है वो क्या हो गया? मक्खी के लार्वा की वजह से जो वुंड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैगट वुंड। अब मैगट वुंड के ट्रीटमेंट करते समय हम क्या काम करेंगे कि एक तो क्लोरोफॉर्म, और एक टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल मतलब तारपीन का तेल। क्लोरोफॉर्म क्या है? ये जनरल एनेस्थीसिया है, सामान्य निश्चेतक है। 1:1 के रेशो में, 1:1 का मतलब जितना क्लोरोफॉर्म लेंगे उतना ही तारपीन का तेल लेंगे, दोनों को मिला लिया। अब हम क्या करेंगे? गॉज बनाएंगे, डुबो लिया क्लोरोफॉर्म और टर्पेंटाइन ऑयल के घोल में, और उस गॉज को हम भर देंगे अंदर। किसमें? घाव में। घाव में, मैगट वुंड के अंदर भर दिया। अब ये तो निश्चेतक है, हाँ, और ये जो है वो इरिटेंट है, मतलब जलनशील है। तो अंदर क्या होगा? मैगटम तबाही मच जाएगी। ठीक है, 1 दिन तक डाले रखो उसको अंदर, ठीक है, दूसरे दिन निकालोगे मरे निकलेंगे। ठीक है, बाकी तो फिर आप जानते ही हो, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग वगैरह करनी है आपको। तो मैगट वुंड के ट्रीटमेंट में
क्लोरोफॉर्म और टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल हम 1:1 के रेशो में काम में लेते हैं। उसका गोज उसमें डाल देंगे, सारे मैगट मर जाएंगे। हाँ तो बच्चों घाव हम पढ़ चुके हैं, वुंड, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, उसका वर्गीकरण ओपन वुंड और क्लोज वुंड, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सफाई कैसे करेंगे, ठीक है। घाव की सफाई के लिए क्या हम काम में लेते हैं, तो घाव की सफाई के लिए हम माइल्ड एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक। अब माइल्ड एंटीसेप्टिक मतलब माइल्ड का मतलब समझ रहे हैं, हल्का, ठीक है। माइल्ड एंटीसेप्टिक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे KMnO4 हो सकता है। KMnO4 क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। KMnO4 पोविडोन आयोडीन काम में ले सकते हैं, पोविडोन आयोडीन, ये बीटाडीन के नाम से आता है, अपन को साल्ट याद रखना है, पोविडोन आयोडीन। और क्या काम में ले सकते हैं KMnO4, KMnO4 को तो क्या बोलते हैं हम, लाल दवा, लाल दवा बोलते हैं KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोविडोन आयोडीन, घाव की सफाई के लिए KMnO4 कितना काम में लेते हैं हम, 0.1% से लेकर 0.2% तक, ठीक है। 0.1% से 0.2% KMnO4 हम काम में लेते हैं घाव की सफाई के लिए। और पोविडोन आयोडीन कितना काम में लेते हैं, मैक्सिमम 0.1% से 1%, ठीक है। इसका मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में काम में लेते हैं, ठीक है। डाइल्यूटेड फॉर्म समझ रहे हैं, मतलब पानी खूब मिलाना है उसमें, ठीक। तो KMnO4 यानी कि लाल दवा 0.1% से 0.2% काम में लेनी है, और पोविडोन आयोडीन 0.1% से 1% हम काम में ले सकते हैं घाव की सफाई के लिए, इरिगेशन के लिए। अब देखिए आप, ये जो KMnO4 होती है, इस KMnO4 का कार्य करने का तरीका क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। मतलब ये क्या करती है, जिसमें आप मिलाएंगे, यानी कि ये किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन करने का काम करेगी, ठीक है। और इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो दूसरे का करेगी ऑक्सीकरण, और खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आपको तो सिर्फ याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का ऑक्सीकरण करने का काम करता है। तो ये तो हो गया KMnO4। अच्छा, पोविडोन आयोडीन कैसे काम करती है, पोविडोन आयोडीन माइक्रोब्स को, यानी कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम किसकी वजह से करती है, फ्री आयोडीन की वजह से। जितनी ज्यादा फ्री आयोडीन होगी उतनी ही ज्यादा माइक्रोब्स को, यानी कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता होगी, किसके अंदर, पोविडोन आयोडीन के अंदर। तो पोविडोन आयोडीन का कार्य करने का तरीका क्या है, फ्री आयोडीन की अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि फ्री आयोडीन कितना उपलब्ध है। जितना ज्यादा फ्री आयोडीन उपलब्ध होगा, पोविडोन आयोडीन की सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए, अब फ्री आयोडीन उपलब्ध कब होगा, जब सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा, जब उसमें पानी ज्यादा मिला होगा। और अगर सॉल्यूशन सांद्र होगा, कंसंट्रेट होगा, उसके अंदर पानी कम होगा, तो फ्री आयोडीन की उपलब्धता कम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोविडोन आयोडीन के अंदर, कि पोविडोन आयोडीन जो है पोविडोन आयोडीन, फ्री आयोडीन जितना ज़्यादा उपलब्ध रहेगा, इसके जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए, जैसे माना पोविडोन आयोडीन 10% सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, और एक हम पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन ले रहे हैं 0.1% से मैक्सिमम 1%। तो इस कंडीशन में पानी कम है, अगर 10% पोविडोन आयोडीन आप काम में ले रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्री आयोडीन की उपलब्धता क्या होगी, बहुत कम होगी। फ्री आयोडीन की उपलब्धता कम होगी तो ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर पाएगी या उतना नहीं कर पाएगी। और अगर सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा, यानी कि उसमें पानी ज़्यादा मिला होगा, तो फ्री आयोडीन की उपलब्धता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में पोविडोन आयोडीन के जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए हम ये काम में लेते हैं, ये काम में नहीं लेते।
समझ रहे हैं आप? मतलब पानी मिलाने से पोविडोन आयोडीन की एंटी माइक्रोबियल एक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पोविडोन आयोडीन हम कहाँ काम में नहीं लेंगे? ईयर इन्फेक्शन के केस में, अगर कान में संक्रमण हो रहा है तो कान के अंदर बीटाडीन हम काम में नहीं लेते हैं, पोविडोन आयोडीन काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि पोविडोन आयोडीन जो है वो कान के अंदर ओटोटॉक्सिक होता है, यानी कि टॉक्सिसिटी करता है। ओटोटॉक्सिसिटी क्यों बोल रहे हैं? ओटो का मतलब कान के अंदर, ठीक है। तो ईयर इन्फेक्शन में हम काम में नहीं लेते हैं किसको? पोविडोन आयोडीन को। ठीक, तो घाव की सफाई के लिए कोई भी माइल्ड एंटीसेप्टिक आप काम में ले सकते हो। नॉर्मली हम काम में लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कितना काम में लेंगे? 0.1% से 0.2%। और इसका कार्य करने का तरीका क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, पोविडोन आयोडीन कितना लेंगे? 0.1 से मैक्सिमम 1% घाव की सफाई के लिए। और इसका कार्य करने का तरीका क्या है? फ्री आयोडीन की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी, ये फ्री आयोडीन जो है ये सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने का काम करेगा। तो पोविडोन आयोडीन का अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, यानी कि सांद्र है, सांद्रता जितनी ज़्यादा है उसमें फ्री आयोडीन उतना ही कम रहेगा। फ्री आयोडीन जितना कम रहेगा तो सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने की क्षमता उतनी ही कम रहेगी। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, यानी कि उसमें पानी आपने ज़्यादा मिलाया है, तो उसमें फ्री आयोडीन की उपलब्धता ज़्यादा होगी। फ्री आयोडीन की उपलब्धता ज़्यादा होगी तो इसके सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि एंटी माइक्रोबियल एक्शन या बैक्टीरिसाइडल एक्शन ज़्यादा किस में होगा? जब सॉल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूटेड होगा, यानी कि उसमें पानी ज़्यादा मिला होगा। अगर सॉल्यूशन पोविडोन आयोडीन का गाढ़ा है तो उसको यूज करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवियों को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाएगा। ज़्यादा नष्ट करने की क्षमता किस में होगी? जिसमें पानी मिला ज़्यादा होगा। ठीक है, और पोविडोन आयोडीन को कभी भी कान के इन्फेक्शन में काम में नहीं लेना है, क्योंकि ये ऑटोटॉक्सिक होता है। कान में क्या करता है? टॉक्सिसिटी करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी घाव की सफाई। बाकी ड्रेसिंग व्रेसिंग तो आप कर ही लेंगे, उसमें कुछ खास नहीं है।